This conference will now be recorded. तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि नेटवर्किंग की क्लास है, तो उसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपस में डिवाइसेस कैसे बात करती हैं, तो वो प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन रूल्स, और मॉडल क्या है और किस तरह से चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो इसको हम लोग एक लैब के जरिए भी देखेंगे और कुछ लेक्चर के जरिए देखेंगे। तो दो मॉडल्स जो हैं वो नेटवर्किंग दुनिया में आए, और एक मॉडल था OSI मॉडल और दूसरा मॉडल था TCP/IP। तो हम मॉडल्स को देख लेते हैं पहले कि मॉडल्स। तो अगर OSI मॉडल को देखें, क्योंकि ये नॉर्मली नेटवर्किंग में सबसे पहला जो चीज सिखाई जाती है वो ये कि उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, उससे आसानी ये है कि अ, कोई एक पर्सन सारी नेटवर्किंग की चीजों में काम नहीं कर सकता, तो बेस्ट ये है कि वो किसी एक एरिया में काम करें। तो यहाँ पर OSI मॉडल ने उनको 7 एरियाज में डिवाइड किया, TCP/IP ने उनको 4 एरियाज में डिवाइड किया। अच्छा, पहले जो आया वो OSI मॉडल था, तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, पहले हम उसको कर लें तो फिर हम लोग लैब पे आएंगे। TCP/IP मॉडल जो था वो बाद में आया, लेकिन अब आजकल कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, वो इनका हाइब्रिड मॉडल है। तो इन दोनों के मिलके एक नया मॉडल सामने आया, विच वी कैन कॉल इट हाइब्रिड TCP/IP मॉडल। वो काम कर रहा है। और फिर हम लोग ये करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग में, ये है कि फिर वो हर लेयर की हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पर OSI की देख लेंगे, इसमें 7 लेयर्स की बात हो रही है: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। अच्छा, दूसरा जो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है नेटवर्किंग के अंदर, कि आप जब काम कर रहे हैं और इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप फिजिकल पे काम कर रहे हैं तो लेयर 1 है, अगर डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहे हैं तो 2, अगर नेटवर्क लेयर पे 3, और इस तरह से नंबरिंग जो है वो 7 तक एप्लीकेशन लेयर पे जाती है। तो ये तो एक तरह की नंबरिंग है। तो क्योंकि हम लोग हो सकता है कि किसी पॉइंट पे अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज करें, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि वी आर रेफरिंग टू दीज लेयर्ड मॉडल्स। तो ये एक बेसिक है और ये एक्चुअली समझने में आसानी भी है। तो और TCP/IP मॉडल कहता है कि नहीं, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क एक्सेस। तो ये एक मॉडल था जो दोनों का है। अब इनका हाइब्रिड मॉडल सामने आया, वो हम लोग देख लेते हैं। हाइब्रिड मॉडल ये कहता है कि एक एप्लीकेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, और फिर इसके अंदर आती है नेटवर्क लेयर, और फिर आती है डेटा लिंक, और फिर आती है फिजिकल। तो नेटवर्किंग समझने के लिए जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं नेटवर्किंग में, तो ये जो है ये तो फर्स्ट लेयर है। यहाँ पर ये लेयर 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो जितनी भी जॉब्स निकलती हैं हमेशा, तो वो किसी इसमें से एक लेयर में निकलेगी। या तो आप लेयर 1 पे काम कर रहे हो, 2 पे, 3, 4, 5, और या आप सारी लेयर्स पे काम कर रहे हो। तो अगर एक क्वेश्चन ये बहुत पहले CCNA में पूछा जाता था कि अगर आपका घर में एक डिवाइस है, लैपटॉप, तो इन 5 में से वो किन लेयर्स पे काम कर रहा है आपका जो लैपटॉप है। तो एक्चुअली हम वो पांचों लेयर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल तो आपका लैपटॉप आपके सामने ही है, और आपका नेटवर्क का केबल लगा हुआ है। डेटा लिंक का मतलब ये है कि उसमें एक नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है या वाईफाई का कार्ड लगा हुआ है, तो वो तो डेटा लिंक लेयर होगी। तो यहाँ पर या तो आपका होगा वाईफाई, या होगा फाइबर ऑप्टिक्स, या कॉपर, या कोई भी होगा डेटा लिंक। और फिजिकल ये तो यहाँ पर आ गए, ये तो डेटा लिंक। और नेटवर्क लेयर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है इन दोनों लेयर्स पे, और वो हर कंप्यूटर, हर फोन, हर जगह इंस्टॉल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड TCP/IP। और यहाँ पर एक चीज काम करती है, डेटा लिंक लेयर पे भी होती है, वो कहलाती है ईथरनेट। ओके।
और एप्लीकेशन में आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं नेटवर्क की, यानी ऐसी एप्लीकेशंस जो जिसके दो हिस्से हैं। फर्ज करें आप ब्राउजर में जाते हैं और आप cisco.com लिखते हैं तो उसके दो हिस्से हैं, वो भी हम लोग देखेंगे एक्चुअली। तो जितनी भी नेटवर्क एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जिसपे उनको इंटरनेट पे जाना पड़े, ऑल दोज एप्लीकेशन लाइक क्रोम आपका है और एज है, वो सब जो है वो नेटवर्क एप्लीकेशन। तो ये तो एक्चुअली 5 लेयर्स पे है। अब तो हमारे पीसी तो सारी की सारी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर आप जो है सिर्फ सर्टेन एरिया में काम कर रहे होंगे। तो ये जो कोर्स जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर होगा राउटर आपका। तो कोर्स में एक कॉन्फ़िगरेशन आएगी कि हम राउटर को समझ लें और ये फंक्शन समझ लें कि राउटर है क्या। तो जब राउटर की बात होगी तो दैट इज वर्किंग ऑन नेटवर्क लेयर। तो फर्स्ट करें आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपने कहा मैं राउटर पे काम करना है, और तो हम एक सवाल पूछते हैं कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, तो यू आर वर्किंग एक्चुअली ऑन लेयर 3। अच्छा, यहाँ पर जो डिवाइस काम करेगी वो है स्विच। तो अब ये समझ लें कि यहाँ का जो कोर है, क्योंकि कोई भी नेटवर्क बनेगा तो उसमें ये जो दो डिवाइसेस हैं, राउटर और स्विच, ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इनके बगैर कोई भी नेटवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो इसके अंदर भी हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे वो राउटर और स्विच की फंक्शनैलिटी की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आ जाते हैं तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी। और फिर यहाँ पर आपकी जो नेटवर्क की एप्लीकेशंस हैं, तो ये एक तरह का 5 मॉडल। तो अगर आप सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं तो वी कैन से दैट यू आर वर्किंग ऑन लेयर 4। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन लेयर 3। अगर आप स्विच पे काम कर रहे हैं, लेयर 2। और अगर आप केबलिंग पे काम कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ केबलिंग। अच्छा, अब यहाँ अगर हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो वी विल गो इन द सेम ऑर्डर। एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे लेयर 5 से, विच इज एप्लीकेशन लेयर, विच इज एन एप्लीकेशन। तो आपको सबसे पहला जो सवाल है कि हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, तो वी आर यूजिंग हाइब्रिड मॉडल बिटवीन TCP/IP एंड OSI, क्योंकि OSI की 7 थी, TCP/IP की 4 थी, तो उसके बीच में एक हाइब्रिड मॉडल जो है हम लोगों ने यहाँ बना दिया। तो ये हाइब्रिड मॉडल थी, थोड़ी सी थ्योरी थी, उसको समझना जरूरी है। अच्छा, अब ये जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना जरूरी है कि वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, नेटवर्किंग वही है जो बहुत पहले थी, लेकिन उसमें चीजें बदल रही हैं। और इसमें ये हो रहा है कि कौन सी लेयर आज के जमाने में इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप जॉब मार्केट में जाएंगे तो विच लेयर आप पे काम करना चाहिए। तो एक जमाना था जब ये कहते थे कि फिजिकल लेयर पे आपको ज्यादा पैसे या अर्निंग हो सकती है, लेकिन आज हम लोग कहेंगे कि एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स, क्योंकि एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट के अंदर ही है। तो एप्लीकेशन जो आजकल आ रही है वो सारी नेटवर्क एप्लीकेशन है, क्लाउड से लेके और जितनी भी चीजें, और साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वक्त के साथ लेयर्स बदल जाती हैं, तो अब फिजिकल की इतनी वैल्यू नहीं रही। जो वैल्यू मौजूद है सो राइट नाउ वो एप्लीकेशन की है और सिक्योरिटी की। और फिर हम लोग आएंगे नेटवर्क पे और फिर स्विच के ऊपर। तो ये ऑर्डर ही चल रहा है, जिसके अंदर चीजें जो है वो चल रही हैं सारी चीजें। और एक्चुअली जो डेटा लिंक लेयर है वो भी एक तरह क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज बनती है विच इज कॉल्ड लैन। लैन जो एब्रीवेशन है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। हम लोग कह सकते हैं ये बहुत आजकल इंपॉर्टेंट है लैन, क्योंकि लैन मौजूद तो बहुत अरसे से है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज बढ़ गई है। और नेटवर्क लेयर पे जो काम कर रहा है वो है वैन और इंटरनेट। ओके, अब एक चीज देख लेंगे, हर लेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी एक लेयर के बगैर जो है वो काम नहीं चल सकता। हाँ, इंपॉर्टेंस चेंज हो सकती है, लेकिन ये है कि हर लेयर को दूसरी लेयर के साथ काम करना है। तो अच्छे से फायदा एक हुआ, अगर ये बाइफरकेट नहीं करते इस तरह से, तो ये होता है कि किसी एक वेंडर, माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्को राउटर के साथ काम नहीं करता, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बनाया गया। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट डिवाइसेस के साथ काम कर रही है,
क्योंकि एक जमाने में ये होता था कि आईबीएम का अगर मेन फ्रेम है तो वो आईबीएम के केबल के साथ काम करेगा, आईबीएम का मेन फ्रेम है तो वो आईबीएम सॉफ्टवेयर के साथ काम करेगा, लेकिन अब चीजें स्टैंडर्ड हो रही है। अच्छा, क्योंकि चीजें स्टैंडर्ड हो रही हैं तो उससे फायदा ये हो रहा है कि आप किसी भी वेंडर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हर वेंडर यही मॉडल जो है फॉलो करेगा। और उसमें अच्छा दूसरा जो फायदा बहुत बड़ा है वो ये कि ट्रबल शूटिंग, कि फर्स्ट करें आपका जो है लैपटॉप खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये नजर नहीं आ रहा स्क्रीन आपको, तो सबसे पहले कौन सी लेयर पे जाएंगे और ट्रबल शूट करेंगे, तो यू विल गो टू लेयर 1, क्योंकि अगर वो पावर से ही कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह एक ट्रबल शूटिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है कि आप ट्रबल शूट कैसे करेंगे और सही कैसे करेंगे। तो इसलिए लेयर मॉडल जो है एक तरह का आर्किटेक्चर, जैसे आप कोई घर बनाने जा रहे हैं तो पहले उसका नक्शा बनाएंगे, आर्किटेक्चर बनाएंगे, उसके बाद फिर आप चीजें उसमें बिल्टअप करेंगे। तो ये मॉडल है, तो ये जस्ट एक कुछ थ्योरी थी, वो हम लोग चाह रहे थे कि उसको क्लियर कर लेंगे। हाँ, ये मॉडल है। और अगर हम लोग टीच भी करते हैं तो इसी उसमें करते हैं कि एप्लीकेशन पहले समझ लें, फिर आप ट्रांसपोर्ट समझ लें, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल। तो जो एप्लीकेशंस हम लोग अभी इसमें लेंगे, और अगर एप्लीकेशन लेयर पे लेंगे तो हम दो एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और उनको हम लोग डील करेंगे, और जो आपको पता होनी चाहिए और आपकी सीवी में भी कहीं ना कहीं नजर आनी चाहिए, विच इज डीएनएस और डीएचसीपी। अच्छा, डीएनएस जो है वो एब्रीविएशन है डोमेन नेम सिस्टम का। तो एक जो चीज जब भी एप्लीकेशन की बात होगी तो हमें जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डीएनएस क्या है, और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्रिटिकल है। तो जो एम्प्लॉयर है वो देखना चाहते हैं कि आपकी डीएनएस में कितनी एक्सपर्टीज है, क्योंकि अगर आपको डीएनएस के बारे में डिटेल से नहीं आता तो फिर एक प्रॉब्लम है, तो वो डीएनएस को भी हम लोग डील करेंगे। और दूसरा जो है वो डीएचसीपी है। तो डीएचसीपी का ये है कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डीएचसीपी का भी काफी काम है, क्योंकि होता ये है कि जब भी हम कोई नेटवर्क बनाएंगे, फर्स्ट हम कोई भी नेटवर्क क्रिएट करें तो एक स्विच लगाएंगे, और स्विच से हम लोग डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट करेंगे। और ये हम लैब के अंदर भी देख लेंगे, और कि किस तरह से स्विच लगाते हैं और किस तरह से वो डिवाइस जो है वो कनेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि हर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है विच इज कॉल्ड टीसीपी/आईपी। और ये जो चीजें हैं दीज आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। अच्छा, एंड पॉइंट इसलिए कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि ये पीसी हो, दे कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी फोन, दे कैन बी कैमरा, गाड़ियां, कुछ भी हो सकती हैं। तो कोई भी चीज जो नेटवर्क पे आना चाहती है, कोई भी चीज जो इंटरनेट पे कनेक्ट होना चाहती है, उसके अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है वो टीसीपी/आईपी जरूर इंस्टॉल्ड होगा। अच्छा, अब क्योंकि हमने टीसीपी/आईपी इंस्टॉल कर दिया है इसके अंदर, तो इसको फिर कंफिगर करेंगे। तो एज अ नेटवर्क प्रोफेशनल आपका काम ये है कि क्योंकि ये जो है दिस इज अ लैन, लैन का मतलब है दिस इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारे घर में भी है कि आपके फोन चल रहे हैं, आपका इंटरनेट का राउटर लगा हुआ है, उससे आप इंटरनेट पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये घर में भी आपका जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। अब यहाँ बात हो रही है कि हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि ये 3 डिवाइसेस भी हो सकती हैं, ये 500 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो आपका काम ये है कि इसको कॉन्फ़िगर करना। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे कि एक और डिवाइस लगाएंगे विच विल बी कॉल्ड सर्वर। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रही है इनकी, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क का बेसिक मॉडल है कि जब दो डिवाइसेस आपस में बात करती हैं, उनमें एक डिवाइस होगी क्लाइंट और दूसरी डिवाइस होगी सर्वर। अच्छा, अब डिफरेंस ये है कि क्लाइंट कौन होगा और सर्वर कौन होगा। तो क्लाइंट वो है जो रिक्वेस्ट करे, वो क्लाइंट होगा, और जो उसको रिक्वेस्ट को फुलफिल करे वो सर्वर है।
तो सब जैसे ये डिवाइसेस आएंगी पिक्चर में, सबसे पहले ये क्लाइंट होंगे, ये सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे एक, नंबर 1 कि हमें कॉन्फ़िगर करो, क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और जब तक कि हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे वी कैन नॉट बिकम होस्ट। और नेटवर्किंग जो डिफाइंड है बेसिकली वो ये कहती है कि होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, सिर्फ होस्ट ही दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन होस्ट बनने के लिए पहले तो ये कि TCP/IP जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो बगैर कॉन्फ़िगरेशन के तो नहीं चलेगा, तो उसको तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो डिवाइस आ रही है, तो जैसे ही ये क्लाइंट पिक्चर में आएगा सबसे पहले तलाश कर रहा होगा कि कोई सर्वर है जो मुझे कॉन्फ़िगर कर दे, तो वो सर्वर जो है दैट विल बी कॉल्ड DHCP सर्वर। तो चाहे हमारा घर हो, चाहे कोई कंपनी हो, आपका फोन हो, फोन आपका क्लाइंट है, लेकिन वो जैसी पिक्चर में आएगा सबसे पहले कहेगा कि मुझे, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है TCP/IP और मुझे कॉन्फ़िगर किया जाए। तो जो भी यहाँ पर सर्वर मौजूद है वो मुझे कॉन्फ़िगर करे। तो दैट्स द क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर जो है सुन रहा है उसकी, और वो करेगा। एक्चुअली 3 तरह की कम्युनिकेशन होती है हमारे नेटवर्क में। वन इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट, दूसरी जो होती है इट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट, और थर्ड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड यूनिकास्ट। डिफरेंस ये है कि ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि 1 to many, यानी सबसे अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, पर कमरे में हम 100 लोग बैठे हुए हैं, सबसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट्स अ ब्रॉडकास्ट। तो अगर एक डिवाइस सारी डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रही है तो वो तो फिर ब्रॉडकास्ट रही। अगर वो किसी ग्रुप से कम्युनिकेट कर रही है या, तो मल्टीकास्ट है। फर्स्ट वो क्या है, मैं सिर्फ 3 कंप्यूटर से बात करूंगा तो वो मल्टीकास्ट। और अगर 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही है तो यूनिकास्ट। तो फिर आप ये बस ये 3 तरह की कम्युनिकेशन है जो यूज होती हैं ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर जब क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन यूज करेगा, क्या वो यूनिकास्ट यूज करेगा, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट? तो इनिशियली क्योंकि उसको कोई कुछ नहीं मालूम कि सर्वर कौन है, एनी डिवाइस कैन बी अ सर्वर, तो वो एक ब्रॉडकास्ट करेगा और ये पूछेगा कि जो कोई भी सर्वर है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे और वो मेरा TCP/IP कॉन्फ़िगर करे। एक से ज्यादा हो सकते हैं सर्वर, तो जो भी उसमें से पहली रिक्वेस्ट जाएगी वो उनको TCP/IP कॉन्फ़िगर करते। तो आपका जब फोन ऑन होता है घर में, तो फर्स्ट थिंग इट डज, वो सर्वर को ढूंढता है, कहता है कि मेरे फोन में TCP/IP है और मुझे कॉन्फ़िगर किया जाए। तो फिर वो सर्वर जो है उसको सारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्फ़िगरेशन की वो उसको देते हैं। तो देन दैट डिवाइस और एंड पॉइंट विल बिकम होस्ट, क्योंकि होस्ट बने बगैर जो है कोई डिवाइस नेटवर्क पे तो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो इसलिए जरूरी है। तो ये एक जनरल मेथड है, इसीलिए डिफाइन किया कि ब्रॉडकास्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट उसको एक कॉन्फ़िगरेशन देगी एंड देन इट कैन, फिर वो यूनिकास्ट कर सकता है, किसी भी कंप्यूटर किसी डिवाइस से बात कर सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकता, तो वो पहले ब्रॉडकास्ट। अब क्वेश्चन ये कि कौन पावरफुल है, क्या क्लाइंट पावरफुल है या सर्वर पावरफुल है? लगता है ऐसा कि सर्वर पावरफुल है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि वो तो हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। जैसे आप किसी होटल में जाएं और वो आप वेटर से ऑर्डर करें, तो वेटर एक सर्वर है और आप एक क्लाइंट है, तो पावरफुल कौन है? क्लाइंट। तो ये तो एक जनरल कम्युनिकेशन हुई कि हर नेटवर्क के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है, और वो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है TCP/IP की, और उस कॉन्फ़िगरेशन को हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट अगर हम मैनुअली करेंगे। तो हमें एक सर्वर चाहिए जिसके जो इन सब डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करे, एंड दैट सर्वर इज कॉल्ड DHCP सर्वर। तो ये बस इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको जो है हम लोग कहेंगे DHCP सर्वर। अच्छा, दूसरा जो मसला आता है इंटरनेट के ऊपर, तो उसको भी हम डील कर लें एप्लीकेशन के अंदर। वो आएगा DNS का। तो हर नेटवर्क के अंदर एक और सर्वर होगा विच इज कॉल्ड DNS सर्वर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम DNS सर्वर क्यों यूज करें? प्रॉब्लम ये होता है कि अब जैसे आप फोन पे जाते हैं,
तो फोन पे प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो है लोगों के फोन नंबर आपको याद नहीं होते, आप एक्चुअली नाम पे क्लिक करते हैं, वो नाम से फोन नंबर को मैच करता है और फिर डायल करता है। अगर आपसे कहा जाए फोन पे डायल करें तो 90% चांस ये है कि आपको फोन याद नहीं होगा। तो डीएनएस जो है एक तरह का, वो उसके अंदर सबकी मौजूद है कि आप सिर्फ नाम बता दें और वो फिर बाकी डिटेल वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्योंकि इसमें एक चीज आ गई आईपी, तो डीएनएस जो सर्वर है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किसका नाम है और उसकी टीसीपी आईपी का जो एड्रेस है वो क्या हो। जिस तरह हमारे फोन के अंदर मैपिंग है नेम टू फोन नंबर, इसी तरह डीएनएस में मैपिंग है टू द टीसीपी आईपी एड्रेस कह सकते हैं उसको इन शॉर्ट, और उसका नाम क्या है। तो इसलिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको नेटवर्किंग प्रोफेशनल बनना है और अगर आपको सीवी भी चाहिए, तो यही दो चीजें जो हैं वो क्रिटिकल रोल प्ले करती है कि आपको डीएनएस के बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट फंक्शन इट परफॉर्म्स, और डीएचसीपी क्या फंक्शन जो है वो डीएचसीपी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और डीएनएस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये दो एप्लीकेशन है जिसको हम लोग फिर डिटेल में बाद में बात करेंगे कि इनको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पर जो आएगा आई थिंक कोर्स के दरमियान आएगा, वो ये आएगा टीसीपी। तो ये आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे कि जब कोई डिवाइस कम्युनिकेट करती है दूसरी डिवाइस से नेटवर्किंग पे, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो दो तरह से कम्युनिकेट कर सकती है। वो जो अब अपना मैसेज एक दूसरे के पास पास ऑन करेगी, तो इधर इट कैन डू इट थ्रू टीसीपी और यूडीपी। तो इसको एब्रिविएशन को देख लें। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन, तो जब भी कोई मैसेज जाएगा, जो भी फाइल आपकी जाएगी, तो उस पर या तो टीसीपी होगा या यूडीपी होगा। अच्छा, अब फर्क क्या है? जो यूडीपी है वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जब भी हम कोई फाइल भेजेंगे, जब भी हम कोई वीडियो डाउनलोड करेंगे, जब भी हम कोई वॉइस मैसेज भेजेंगे, इधर इट हैज टू गो थ्रू टीसीपी, इसका जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। फर्ज करें आप किसी को कोई चीज भेजना चाह रहे हैं, तो आप किसी ना किसी चीज में रखेंगे उसको। तो यहाँ कह रहे हैं दो तरीके हैं नेटवर्किंग में, या तो आप टीसीपी के जरिए भेज दें या आप यूटीपी के। तो अब इन दोनों में फर्क है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन होगी, फर्ज करें एक एप्लीकेशन है हमारे पास डीएनएस, अभी जो हम लोगों ने कहा डीएनएस, क्या वो टीसीपी यूज करेगी यूडीपी? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये नेटवर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है वो किस एप्लीकेशन के लिए सही है। अच्छा, डिफरेंस ये है कि टीसीपी जो है वो रिलायबल है और यूडीपी जो है वो फास्ट है। तब चॉइस ये है कि, और ये यूडीपी जो है वो बेस्ट एफर्ट है अपनी तरह। तो अगर आपको कहीं जाना है, तो आप देखेंगे क्या मैं बाइक पे बैठ के चले जाऊँ तो तेजी से निकल जाएगी, या मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँ जो मोर रिलायबल है। तो ये आपको चॉइसेस लेनी पड़ती है कि जब भी आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे, डू यू वांट टू यूज द रिलायबल ट्रांसपोर्ट और यू वांट टू यूज द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट। तो ये एक मसला आ जाता है। तो कुछ एप्लीकेशन जो है वो टीसीपी को यूज करेंगी, कुछ एप्लीकेशन यूडीपी को यूज करेंगी। तो हमें ये मालूम होना चाहिए एज ए नेटवर्किंग प्रोफेशनल कि कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो टीसीपी को यूज कर रही हैं और क्यों यूज कर रही है टीसीपी को, कौन सी एप्लीकेशन यूडीपी को यूज कर रही हैं और क्यों यूज कर रही है यूडीपी की एप्लीकेशन को। तो हमारी जो एप्लीकेशन होगी, फर्स्ट करें हमारी ये एप्लीकेशन देखते हैं। तो एक तो ये देख लेंगे पूरी फाइल एक साथ ही है, फर्स्ट करें ये फाइल है और आप चाह रहे हैं कि ये फाइल नेटवर्क पे चली है। तो एक तो ये पूरी फाइल एक साथ ही जाएगी, इसके पीसेस हो जाएंगे। अब हम एक पीस को लेते हैं और उसके ऊपर हम कहते हैं कि ये जाएगी थ्रू टीसीपी। तो ये हमारी एप्लीकेशन लेयर हो गई, ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इस तरह काम होगा कि एप्लीकेशन टीसीपी यूज करना। तो फर्स्ट में वॉइस की बात हो रही है कि अगर आप फोन पे बात करते हैं वॉइस में, तो हम कोई क्या टीसीपी यूज करते हैं
या यूडीपी यूज करते हैं। हमारे पास चॉइस नहीं है कि हमारे पास कोई लैपटॉप पे बटन है कि हमने दबाया अच्छा आज हम टीसीपी का मोड हो रहा है तो हम टीसीपी चला देंगे, आज यूडीपी का हो रहा है तो यूडीपी चला देंगे, ऐसा कोई चॉइस नहीं है। वॉइस जो है वो यूडीपी यूज करेंगे, उसकी वजह है वॉइस की, क्योंकि अगर आपने उसको बहुत रिलायबल बनाने की कोशिश की तो वो तेज नहीं रहेगी, और वॉइस में जरा सा भी डिले होता है, फर्ज करें दूसरी साइड से बात नहीं हो रही तो आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो वॉइस में फिर डिले अनएक्सेप्टेबल होता है। तो क्योंकि डिले अनएक्सेप्टेबल है तो वो यूडीपी यूज कर दिया। होता है बाद दफा की आवाज कट जाती है, इसीलिए कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में कि आहिस्ता बात करें, अगर आप तेज बात करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो वॉइस जो है वो कट जाए। अच्छा, अब तीसरी चीज जो इसमें आ रही है वो नेटवर्क लेयर की जो बात आ रही है वो यहाँ पर हम लोग लेंगे ये। तो हम अब तक जो हम लोगों ने देखा वो ये था कि एक एप्लीकेशन होगी, उसने डिसाइड किया कि मेरा ट्रांसपोर्ट मेथड जो है वो टीसीपी होगा, और ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट है। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि ठीक है ये डिसाइड कर लिया कि हम ये आप गाड़ी में बैठेंगे, आप एप्लीकेशन आप गाड़ी में बैठेंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आपको स्टिल जीपीएस के जरिए डायरेक्शन तो चाहिए कि रास्ते पे कैसे पहुंचेंगे। तो वो जो हेल्प है कि क्योंकि आपने कहा मुझे cisco.com चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि cisco.com इतना आसान थोड़ी होगा कि वहां तक आप पहुंच सके। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि एक और लेयर यूज करनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर, और ये आपको राउट बताएगी। तो नेटवर्क लेयर में हम यूज करते हैं आईपी, और यहाँ पर यूज होता है आपका राउटर। तो जब भी फर्ज करें हम अगर एक छोटा सा नेटवर्क जैसे अभी बनाया था कि हमने स्विच लिया और फिर नेटवर्क बना दिया हमने, तो आपने कहा कि मुझे बाहर जाना है, तो जैसे ही बाहर जाना होगा आपका पिक्चर में आएगा राउटर, और राउटर आपको इंटरनेट पे ले जाएगा। तो ये राउटर पे पहुंचना, राउटर से इंटरनेट पे पहुंचना, और फिर जो जो भी आपकी फर्ज करें वेबसाइट है वहां तक पहुंचना, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर ये है कि जैसे हम गाड़ी में जीपीएस लगा लेते हैं और वो आपको फिर इधर उधर घुमा के शॉर्टेस्ट पैथ के जरिए आपको पहुंचा देती है। तो वो काम जो है वो आईपी का यहाँ पर है। तो ये नेटवर्क लेयर हो गई, और फाइनली जो लेयर आएगी वो आएगी डेटा लिंक लेयर, और यहाँ पर यूज होगा इथरनेट। अच्छा, अब यहाँ डेटा लिंक लेयर जो है उसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, डेटा और लिंक। तो ये आपका एक डेटा लिंक है, ये आपका सेकंड डेटा लिंक है, ये आपका थर्ड डेटा लिंक है। तो हम मल्टीपल डेटा लिंक के क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल है कि फर्ज करें आपको कराची से दुबई जाना है, तो आप यहाँ से टैक्सी में बैठेंगे, एक डेटा लिंक, फिर आप जहाज में बैठ के दुबई पहुंचे, दूसरा डेटा लिंक, फिर वहां दुबई में उतरे और आपने कोई ट्रांसपोर्ट ली, थर्ड डेटा लिंक। तो आप मल्टीपल यूज करते रहेंगे डेटा लिंक्स टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। तो डेटा लिंक लेयर्स जो है वो डिफरेंट होती रहेंगी। तो हमें फिर यानी जब आप पैकेट में भेजेंगे तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, क्यों ये सब कहलाएंगे हेडर्स। तो एक चीज याद रखें कि कोई भी डेटा जो है वो फ्लो नहीं करेगा विदाउट द हेडर्स, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, फर्ज करें आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और आप ये नहीं बता सकते कहाँ जाना है, तो टैक्सी वाला भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन तो हर सूरत में देनी पड़ेगी। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ रही है। ट्रांसपोर्ट मेथड भी डिसाइड हो गया। नेटवर्क और आईपी में दो वर्जन यूज होते हैं, लेटर ऑन दोनों वर्जन यूज करेंगे, वर्जन 4, 6। तो आजकल पॉइंट ये हो रहा है कि आजकल जो नेटवर्क चल रहे हैं वो आईपी वर्जन 4 पे चल रहे हैं। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तुम्हारा इंटरनेट इसी पे चल रहा है। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट हो रही है कि ऐसे स्टूडेंट चाहिए आजकल के जमाने में, या ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए, ऐसे नेटवर्क प्रोफेशनल चाहिए जो वर्जन 6 अवेयर हो। तो वर्जन 6, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके सीवी में होने चाहिए कि वर्जन 6 देखते ही, क्योंकि जितने भी नेटवर्क्स हैं दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड वर्जन 6। तो ये कि क्या नेटवर्किंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई? यस, क्योंकि एक तो आजकल के जमाने में साइबर सिक्योरिटी का इशू आ गया। तो
ड्यूरिंग दिस कोर्स हम लोग उसको बहुत स्ट्रेस करेंगे, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रही हैं कि कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ये ट्रांसपोर्ट लेयर भी रोल प्ले करेगी। और दूसरा जो है वर्जन 6 की तरफ माइग्रेट करते जा रहे हैं जितने भी नेटवर्क हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आज के दौर में कोई नेटवर्क प्रोफेशनल आ रहा है तो ही वो अवेयर हो आईपी वर्जन 6 से। अच्छा, अब एक एक चीज को देख लें कि जब इंटरनेट से ट्रैफिक आती है तो आप एज्यूम करते हैं कि वो खराब ट्रैफिक होगी, यानी अनट्रस्टेड है। और जब आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये ट्रस्टेड है। यानी आप घर में जब आपके फोन बात कर रहे हैं या टीवी कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट से तो ट्रस्टेड है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आया इस वक्त कि एक्चुअली ये जो ट्रैफिक थी जो आपके यहाँ पर थी ये अब ट्रस्टेड नहीं रही है। अब ये भी ट्रैफिक जो है वो अनट्रस्टेड हो गई। तो ये टाइम के साथ लास्ट 2 से 3 साल में चेंजेस आए कि जिन चीज पे हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे इट्स नॉट एनी मोर ट्रस्टेड या अनट्रस्टेड ट्रैफिक। तो यहाँ पर हम लोग जो लेंगे वो ईथरनेट है। और यहाँ पर एक चीज और इसमें नजर आ रही होगी, यहाँ पर वो है वायरलेस लैन। यहाँ लिखा हुआ डब्लू लैन। तो आजकल जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जितने भी नेटवर्क्स बन रहे हैं वो पहले के जमाने में वायर्ड होते थे, कॉपर, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब चीजें, लेकिन अब जो है वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड द वायरलेस लैन। तो वो इम्पोर्टेंट है कि अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी नेटवर्क प्रोफेशनल आएगा वो वायरलेस लैन की डिवाइसेस को मैनेज कर सकता है। कि राउटर स्विच तो पुरानी डिवाइसेस हैं, लेकिन जो नई डिवाइसेस आ रही हैं उनमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है वो वायरलेस लैन की डिवाइसेस हैं कि आप आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वायरलेस लैन। तो यहाँ दो तीन चीजें जो नई नजर आ रही हैं। नंबर 1, साइबर सिक्योरिटी जो है अब दाखिल हो रही है। तो वो ये चीज आपको जब भी आप कोई भी चीज नेटवर्किंग पढ़ें तो यू हैव टू सी फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। दूसरी चीज जो है, आप किसी भी नेटवर्क बनाने में जाएंगे तो ये एक्सपेक्ट करें कि आपको वायरलेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तीसरी चीज जो है वो ये कि जो नेटवर्क्स बन रहे थे पहले वो आईपी वर्जन 4 के बन रहे थे, अब वर्जन 6 के। तो ये 3 चीजें बिल्कुल नई हैं और फिर ये एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को इसमें अवेयर होना चाहिए। और प्रॉब्लम यही हुआ कि इसलिए शॉर्टेज हुई कि जितने भी लोग हैं वो इसके अंदर इतने एक्सपर्टीज उनकी नहीं है। तो अब हम एक लैब करते हैं और देन वी विल सी इट। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लेंगे, ये एक नेटवर्क है छोटा सा। तो ये एक नेटवर्क है। हाँ, यहाँ पर ये क्लाइंट है और ये वेब सर्वर। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड पैकेट ट्रेसर, जो आप सिस्को से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पैकेट ट्रेसर है और ये लैब है। और एक्चुअली ड्यूरिंग द कोर्स हम ये लैब हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको समझना है तो जितनी भी लैब आप कर सकते हैं उसकी जो फाइल्स हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये फाइल भी प्रोवाइड की जा सकती है क्योंकि आपको टेस्ट करना है कि चीजें हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होगा। तो एक तो आपको पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्योंकि ये जो कोर्स है उसमें सिस्को की आईडी मिल जाएगी और सिस्को की आईडी मिल जाएगी तो आपको सिस्को का कंटेंट मिल जाएगा और वहां से आप ये डाउनलोड कर लें। दूसरा ये कि आपको ये फाइल चाहिए जिसमें ये लैब कर सकें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हम आप रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो रिकॉर्डिंग से आप देख के फिर वो लैब उसी तरह से कर लें जिस तरह से यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। हम अच्छा, यहाँ डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो हम लोग चाहें तो वो डिवाइस को मूव कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि कोई स्विच मूव करें तो हम मूव कर सकते हैं। तो इस तरह हो सकती हैं चीजें। तो ये एक तरह का प्रैक्टिसिंग सॉफ्टवेयर। खैर,
हम लोग इसको क्लिक करेंगे, वेब क्लाइंट को। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा डेस्कटॉप। तो यहाँ पर एक टैब होगा विच इज डेस्कटॉप, और यहाँ पर आप जाएंगे तो इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो हम कॉन्फ़िगरेशन देखें। अच्छा, इसी की हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं एंड यू कैन डू इट थ्रू DHCP। तो यहाँ हम क्योंकि मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लिया तो पहले इसको स्टडी कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन है क्या। यहाँ ये कह रहे हैं कि इस डिवाइस को ये वाला एड्रेस असाइन हो गया है। तो एड्रेस है 192.168.1.1। तो ये इसका IP एड्रेस है। अच्छा, यहाँ से हम लोग पहला लेसन सीखते हैं कि हर डिवाइस जो इंटरनेट पे जाएगी उसको एक एड्रेस चाहिए, और वो एड्रेस जो है वो उसको होस्ट बनाएगा, और ये जो है ये IP वर्जन 4 है। अच्छा, यहाँ जो ये कॉम्प्लेक्स सा नंबर नजर आ रहा है ये IP वर्जन 6 है, तो उसको तो बाद में डील करेंगे, अभी तो वर्जन 4 को डील कर लें। अच्छा, उसके नीचे एक और चीज आएगी विच इज कॉल्ड सबनेट मास्क। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, बस ये है कि ये कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इट कैन बी डन मैनुअली और इट कैन बी डन थ्रू DHCP। और यहाँ दोनों ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पर एक ऑप्शन दी हुई है स्टैटिक और DHCP। तो अगर हम DHCP पे ये क्लिक कर देंगे तो ये DHCP इधर होगा, वरना ये जो क्लिक होगा वो स्टैटिक होगा। अच्छा, अब हम सर्वर को देख लेते हैं। सर्वर के अंदर भी डेस्कटॉप है और उसमें भी एक IP कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके अंदर भी जो कॉन्फ़िगर है इसका IP एड्रेस जो है वो ये है। अच्छा, उसका एड्रेस जो था वो ये था 168, जो क्लाइंट का था वो 1.1 है, इसका ये है। तो एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी कि दोनों जो है उनके जो फर्स्ट 3 डिजिट हैं वो सेम है, यानी ये जो है दोनों में कॉमन है। अच्छा, जब ये दोनों में कॉमन होते हैं इसका मतलब ये है कि दे आर ऑन द सेम नेटवर्क। तो ये सेम नेटवर्क में अगर हम ये डिजिट चेंज कर देते हैं तो मसला हो सकता था, लेकिन ये है कि एज लॉन्ग सी ये बता रहा है कि 255 जो चीज एक्सप्लेन कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये मेक श्योर करें कि जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी उनके जो फर्स्ट 3, और ये ऑक्टेट्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑक्टेट्स। ऑक्टेट्स। तो यहाँ ये जो आपको नजर आ रहा है 255 ये एक्सप्लेन कर रही है कि अगर दो डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकती हैं ऑन द लैन अगर उनके फर्स्ट 3 ऑक्टेट के नंबर सेम हो। तो क्या ये वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के नंबर सेम है? सेम है, क्योंकि क्लाइंट पे भी देखा था कि उसके जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो ये हैं, और इसका भी 192.168.1। तो इसका मतलब ये है कि सेम नेटवर्क पे है। और कैसे इसी यहाँ लिखा हुआ है कि वी आर ओनली कंपेयरिंग 3, तो इसलिए ये सबनेट मास्क इंपॉर्टेंट था कि ये कह रहा है कि ये कंपेयर करें कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट सेम है तो फिर ये आपस में दोनों डिवाइसेस जो हैं वो बात कर सकती हैं। तो इसको डिटेल में बाद में लेंगे, अगर आप अभी क्लियर भी नहीं हो रहा तो इट्स ओके, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में हम लोग लेंगे। अभी तो सिर्फ ये है कि दो डिवाइसेस आपस में बात कर सकती हैं एज लॉन्ग एज उनके जो डिफाइंड ऑक्टेट है वो सेम है। तो यहाँ सेम है 192.168 मान है, तो इसको अब हम इनको आपस में देखते हैं कि ये कम्युनिकेट करती है नहीं करती। यहाँ पर एक वेब ब्राउजर है। ओके, तो यहाँ जो हम लोगों ने टाइप किया वो एक नेम टाइप किया। तो देखिए हमने ये नाम टाइप किया, हमने टाइप किया www
और इसने एक पेज ला के रख दिया। तो एक्चुअली इसने एक रिक्वेस्ट की थ्रू अ प्रोटोकॉल कॉल HTTP। तो इसने HTTP के जरिए कहा कि सर्वर पे एक पेज होगा OSI लोकल का, वो मुझे पेज डाउनलोड कर दो। ये पेज डाउनलोड हो गया। अब हम वेब सर्वर पे जाते हैं कि कहाँ पर ये पेज मौजूद है। वेब सर्वर वेब पे जाएंगे तो यहाँ पर सर्विसेज में एक होगा, यहाँ पर ओके HTTP का ये पेज खुला हुआ है। तो HTTP का जो प्रोटोकॉल है इसमें दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि अगर फर्ज करें हम एक कंपनी के अंदर हो तो हम एक सर्वर बना सकते हैं और वो कहलाएगा सर्वर, वेब सर्वर। जो भी इससे कनेक्ट करेगा तो वेब सर्वर से जो भी पेज मांगे वो डाउनलोड कर देगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको उस सर्वर से कोई भी पेज चाहिए तो आप HTTP यूज कर सकते हैं, विच इज नॉट, वो सिक्योर नहीं है, नॉट, और ये या यूज कर सकते हैं HTTPS, ये सिक्योर है। तो अब ये है कि हमारी कम्युनिकेशन वेब सर्वर के जरिए दो हो सकती हैं, HTTP और HTTPS। तो मेक श्योर करें आपकी कंपनी में जो भी वेब सर्वर बनाए वो सिक्योर सर्वर बनाए, वो HTTPS से बनाए तो बेहतर है क्योंकि वो सिक्योर होगा। तो यहाँ पर हमें जो कम्युनिकेशन दिखानी थी कि वेब क्लाइंट ने सर्वर से कांटेक्ट किया कि मुझे एक पेज चाहिए OSI.local पे, उसको वो पेज मिल गया और आपस में कम्युनिकेशन हुई। अच्छा, अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि देयर आर 5 लेयर्स: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस कम्युनिकेशन में क्या ये सब चीजें हुई थी या नहीं हुई थी। तो उस कम्युनिकेशन को एज अ नेटवर्क प्रोफेशनल हमें देखना चाहिए भी। फर्ज करें आपकी कंपनी में कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो आपका जो आगे जाके हम लोग और डिटेल में जाएंगे, हम उस कम्युनिकेशन को कैप्चर कर सकें। अगर वो कोई सिक्योरिटी रिस्क है तो हम उसको देख सकें। अब रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान में तो बात हो रही है कि वो जो लीक्स हुई हैं तो उसमें जिस चीज को अभी भी मॉनिटर नहीं किया गया, वो जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन का था। कि एक्चुअली अगर आपको कोई सिक्योरिटी लीक देखना है तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है, फर्ज करें यहाँ ये कम्युनिकेशन हो रही है और यहाँ किसी ने इस कम्युनिकेशन को, मैन इन द मिडिल भी हो सकता है, कोई बीच में आके कैप्चर कर ले। तो इस कम्युनिकेशन को अगर हम एग्जामिन कर लें, क्योंकि यही तो नेटवर्क प्रोफेशनल का काम है, नंबर 1, कि इस कम्युनिकेशन को जो बीच में इन दोनों की हो रही है ये देखना कि अगर कोई ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना वो भी देख ले और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वो भी देख ले। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी लीक्स हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास वो एक्सपर्ट नहीं है जो कम्युनिकेशन को देख सके, और अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन हो तो उसको वक्त पे पकड़ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन जो है वो बाहर गई होगी। तो वो जो कम्युनिकेशन थी उसको हम लोगों को कैप्चर कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कम्युनिकेशन को हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिमुलेशन मोड है, हम उसमें जाएंगे सिमुलेशन मोड। तो अगर हमें कम्युनिकेशन को देखना है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 टैब नजर आएंगे, रियल टाइम और सिमुलेशन। तो हम जाएंगे सिमुलेशन में क्योंकि हम थोड़ा सा पैकेट के अंदर देखना चाह रहे हैं। ओके, तो सिमुलेशन टैब हमें नजर आ गया। अब इश्यू ये कि ये जो कम्युनिकेशन हुई थी, ये जो कम्युनिकेशन पहले उसको देख लें हम लोग। यहाँ लिखा वेब क्लाइंट, वेब क्लाइंट। तो ये था HTTP क्लाइंट।
तो इसने एक पैकेट बनाया होगा HTTP का, इसने ट्रांसपोर्ट मेथड यूज किया होगा TCP, इसने कम्युनिकेट किया होगा वेब सर्वर से IP के ऊपर, और ये नेटवर्क है ये ईथरनेट का है। तो ये जो थी, और ये गया होगा फिजिकल लेयर पे उसके बाद। तो हमारा मॉडल यही था एक्चुअली। अगर मॉडल देखें तो ये था कि एप्लीकेशन जो है हमारी इस पॉइंट के ऊपर HTTP है, और इसको यूज करना तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मेथड अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए, तो इसने यूज किया होगा TCP, क्योंकि इसको रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि जब वेब पेज डाउनलोड होता है तो वो रिलायबल होता है। इसने सर्वर को ढूंढने के लिए नेटवर्क लेयर को इस्तेमाल किया होगा, IP को, और इसने अपने लोकल डेटा लिंक पे मूव करने के लिए इसने यूज किया होगा ईथरनेट, और फिर ये जो फिजिकल वायरिंग हुई हुई है इसके जरिए ये वायर्ड या वायरलेस ये किस तरह से भी इसने मूव करिए। अब हम पैकेट को देखते हैं कि क्या हुआ। तो फिर हम जाते हैं इसके ऊपर, हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, हम जाते हैं वेब ब्राउजर पे, और वही टाइप करते हैं। अच्छा, ये नीचे टैब नजर आ रहे हैं। अब ये जो चीज मूव करेगी वो स्टेप बाय स्टेप मूव करेगी। तो इसमें हम एक्चुअली अभी तो हम सिमुलेशन दिखा रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग जो शो करेंगे वो वायर शार्क, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप कोई भी कम्युनिकेशन कैप्चर कर सकते हैं इन रियल टाइम एनवायरनमेंट इन द कंपनी। तो हम लोग वायर शार्क देखेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो एक सिमुलेशन के जरिए देख रहे हैं कि ये पैकेट जो है वो जा रहा है, और हम स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि हुआ क्या। तो हम इसके जो फिल्टर्स हैं वो देख लें कि हम एक्चुअली देखना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ मिसलेनियस में जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे HTTP, क्योंकि हम इस पैकेट को देखना चाह रहे हैं। तो ये क्लिक है HTTP के ऊपर। तो यहाँ पैकेट के अंदर कोई भी पैकेट देख सकते हैं। आप ये बताते हैं कौन सा पैकेट देखना चाह रहे हैं। तो हम इस वक्त देखना चाह रहे हैं कि HTTP पैकेट में क्या था। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पैकेट को, तो ये पैकेट हमारे सामने आ गया। अच्छा, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये लिखा हुआ है OSI मॉडल, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, 5, 6, 7, और यहाँ लिखा होगा आउटपुट PDU डिटेल। तो पहले PDU को देख लें क्या चीज कहते हैं। तो ये जो वर्ड यूज हुआ है PDU, this is called protocol data unit. तो हम इसकी डिटेल देखते हैं यहाँ पर। ओके, अब हमें सारी डिटेल नजर आ रही है। अच्छा, अब ये इश्यू ये है कि इस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ नजर आ रही है यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी अभी तो हम सिर्फ ये दिखाना था कि जो इंफॉर्मेशन गई है ये इंफॉर्मेशन गई है। अभी तो हम सिर्फ OSI लेयर दिखा रहे हैं कि ये एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर है। उसने यूज किया TCP, ये सारी TCP की इंफॉर्मेशन है। और फिर यहाँ पर सारी IP की इंफॉर्मेशन। तो ये अभी तो क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि हम लोग जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो अगर आप किसी कंपनी में और आपको ये इशू आ रहा है साइबर सिक्योरिटी का, तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हम फेस तो कर रहे हैं बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी इशू, लेकिन हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद है नहीं। क्योंकि जो मॉडल ये कहता है कि आपको जितनी भी कम्युनिकेशन कहीं हो रही हो, क्योंकि यहाँ जो मसला आ रहा है वो डार्क वेब का आ रहा है कि इंफॉर्मेशन डार्क वेब थी। तो डार्क वेब जो है इंटरनेट का वो हिस्सा है
जो हमें अपने उससे नजर नहीं आता। उसके लिए हमें स्पेशल ब्राउजर यूज करने पड़ते हैं, और उसका एक ब्राउजर होता है टॉर। तो वो जब आप उस डार्क नेट पहुंचते हैं और वहां पर चीजें बिक रही होती हैं, इस तरह की चीजें जो इलीगल होती हैं सारी चीजें, तो वहां पर वो डेटा को रखा हुआ है उसमें डार्क वेब के अंदर। लेकिन पॉइंट तो ये है कि कहीं ना कहीं से वो डार्क वेब पे पहुंचा है, तो हमें जो वो जब यहाँ से निकला है और डार्क वेब पे पहुंचा है, तो वो कम्युनिकेशन कैप्चर कर लेनी चाहिए थी, जिससे हमें मोर डिटेल मिलती। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आजकल के ज़माने में अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा माइंडसेट साइबर सिक्योरिटी पे हो, कि अगर चीज़ें आपकी कंपनी में चल रही हैं, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अ पैकेट which may be security risk for the company. तो यहाँ दिखाने का पर्पज ये था कि इवन इन पैकेट ट्रेसर में हम लोग रीड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो है, और आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। और यही इंपॉर्टेंट है कि हम नॉट ओनली उसकी कम्युनिकेशन देख सकें, बल्कि हम ये भी देख सकें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है अभी हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वी हैवंट अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सारी, ये सब आपको समझ में आ रही हो। और अगर इसमें कोई ऐसी चीज नजर आ रही हो जिससे आपको अंदाजा हो कि ये पैकेट जहां जा रहा है वो सिक्योरिटी रिस्क है, तो फिर हमें उसको वक्त से पहले रोक देना चाहिए, वक्त के बाद नहीं, क्योंकि फिर तो बहुत लेट हो चुका। तो अब इसको देखते हैं क्या करेगा। तो ये गया पैकेट, ये रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास गया और सर्वर से पूछा कि मुझे एक पेज चाहिए जो तुम्हारे सर्वर पे मौजूद है, तो वो पेज मुझे दे दो। तो डेफिनेटली ये इसको इसकी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल कर लेगा, और फिर ये कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। इसमें एक चीज और हुई है, और वो भी हम दिखा देते हैं कि एक्चुअली इस कम्युनिकेशन से पहले इसको पहले फिनिश कर दें हम लोग। हम रियल टाइम पे आ जाए, और हम लोग फिर सिमुलेशन जाते हैं, लेकिन अब हम एक और ट्रैफिक देखेंगे एक्चुअली। हमने अभी दो चीजें देख रहे थे, कि एक जो है वो कहलाती है डीएनएस ट्रैफिक। तो हम देखना चाह रहे हैं कि डीएनएस की ट्रैफिक क्या होती है, वो हम लोग। ओके, डीएनएस ट्रैफिक। तो फिर हम वही टाइप करते हैं इसको। हम वेब सर्वर पे जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो काम करेगा वो हम एक चीज दिखाते हैं। यहाँ पर एक सर्विस मौजूद है विच इज कॉल्ड डीएनएस। अगर यहाँ इसको एग्जामिन करें तो इसको देखें, तो यहाँ क्योंकि हमने जो टाइप किया वो ये टाइप किया, तो ये नॉट ओनली वेब सर्वर है बल्कि ये डीएनएस सर्वर भी है। तो जैसे ही हम टाइप करेंगे www.osi.local, फर्स्ट करें आपका ये नेटवर्क है, सबसे पहला काम ये करें, क्योंकि आपने ये टाइप किया है और इसको आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये कांटेक्ट करेगा डीएनएस सर्वर से। और डीएनएस सर्वर के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी आप osi.local पे जाएंगे तो ये आईपी एड्रेस है। तो ये जो है वो नेम टू आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डीएनएस। तो जैसे ही आप फोन पे टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा व्हाट्सएप पे जाना है, सबसे पहला काम क्या करेगा, वो डीएनएस के पास जाएगा, डीएनएस से पूछेगा
कि मुझे जाना है व्हाट्सएप पे, तो उसका आईपी एड्रेस बताओ, तो वो आईपी एड्रेस बताएगा, और वो जब आईपी एड्रेस बताएगा तो उससे फिर आप कनेक्ट हो जाएंगे सारे जो है। लेकिन वो डीएनएस सर्वर है, तो वो डीएनएस सर्वर की कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहले होती है, क्योंकि ये पूछना जरूरी है। और यहीं पर सिक्योरिटी का रिस्क होता है, क्योंकि जिस वक्त आपने ये सवाल किया, अगर आप किसी गलत वेबसाइट पे चले गए, और ये हम जो ऑडियो रिसोर्स के बारे में बता रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो फोन्स हैं उसके ऊपर कोई ऐसा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो अगर किसी गलत साइट पे चले गए तो वहां से जो चीज डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज प्रॉब्ली द मेलवेयर। मेलवेयर कहते हैं मिलिशियस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो जो फोन्स पे होंगे वो फिर उन्होंने डाउनलोड कर लिए होंगे मेलवेयर जो है। तो कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए था कि अगर वो किसी ऐसी साइट पे जाते जहां से खतरा है कि मेलवेयर होगा, तो वो रोक देता। क्योंकि जैसे ही आप साइट का नाम टाइप करेंगे, डीएनएस से पहले कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो ये कहे कि आपको नहीं जाना चाहिए इन साइट्स के बाद, और वो आपको रोक देता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि इस तरह कोई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर नहीं होगा, तो उनके ऊपर कोई मेलवेयर आ गया, मेलवेयर आ गया तो उसने फिर मे बी कुछ कर लिया हो, कैप्चर कर लिया हो इन्फॉर्मेशन जो है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डीएनएस पता होना चाहिए, क्योंकि डीएनएस आपकी फर्स्ट लाइन है जब हम अपने फोन से जाते हैं। अगर हम किसी गलत साइट पे चले गए, किसी गलत साइट पे कनेक्ट हो गए, तो फिर सही इंफॉर्मेशन के साथ ये पॉसिबल है कि गलत इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर जो चीज अंडरस्टैंड करने की है कि इससे पहले कि वेब क्लाइंट वेब सर्वर से कनेक्ट होता, पहले वो डीएनएस सर्वर के पास गया होगा, उसने कहा कि मुझे इस साइट पे जाना है और इसका जो है आप आईपी एड्रेस दे दें। तो वो अभी हम लोग आगे जाके डीएनएस सर्वर को मोर डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग उसकी अर्ली पार्ट के अंदर है, तो अभी नहीं। तो नेटवर्क के अंदर जो आज हम लोग अभी तक जो कवर किया वो ये कि हर डिवाइस को एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। वो कॉन्फ़िगरेशन जो है आईपी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हर डिवाइस को चाहिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है मैनुअल भी हो सकती है एंड थ्रू डीएचसीपी। डीएचसीपी को जो हम लोगों ने देखा है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो जब वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है तो वो होस्ट बन जाता है। ओके, नेटवर्किंग जो है डिफाइन हुई है, इट्स होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन है, लेकिन होस्ट बनने के लिए उसके अंदर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये होनी चाहिए। तो ये तो पहली चीज समझ ली। और डीएचसीपी जो है वो आगे जाके क्लियर होगा कि किस तरह डीएचसीपी बनता है, किस तरह से डीएचसीपी आईपी एड्रेस असाइन करता है, और वो जो मेथड यूज करता है वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो हम लोगों ने 3 तरीके देखे थे, ब्रॉडकास्ट, वन टू मैनी, मल्टीकास्ट, वन टू अ ग्रुप, यूनिकास्ट, वन टू वन। तो ब्रॉडकास्ट करके वो फाइंड कर लेगा। सेकंड जो चीज हम आपको अंडरस्टैंड की थी कि एक डीएनएस सर्वर होगा जिसका काम ये होगा कि जब भी आप कोई नाम अपने फोन पे या अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे टाइप करेंगे, वो उससे जाके उसका आईपी एड्रेस मालूम करेगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है वो आईपी के जरिए होती है। तो वो जो है वो आईपी के जरिए होती है, आईपी टू आईपी। तो हर डिवाइस को आईपी चाहिए होता है, और हम अगर कम्युनिकेट करेंगे तो वी नीड टू फाइंड दैट आईपी एड्रेस। तो क्योंकि हमें वो आईपी एड्रेस मालूम करना है, तो इसलिए वो डीएनएस सर्वर जो है वो यूज होता है। थर्ड जो है हम लोगों ने जो आज इसमें देखा था कि दो तरह के मॉडल थे, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई में 7 लेयर्स थी, टीसीपी में 4 थी, तो हाइब्रिड में 5 हो गई। 5 हम लोगों ने डिफाइन की थी कि एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल जो है वो होगी। और ये कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए एज अ नेटवर्क प्रोफेशनल, वो कम्युनिकेशन को नॉट ओनली कैप्चर करने की, उसकी लॉग फाइल बनानी थी, उसको हिस्टोरिकल कीप करने की। क्योंकि प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये होता है कि आप कैप्चर भी कैसे करेंगे, क्योंकि वो जो जितनी कम्युनिकेशन है उसको सेव नहीं किया गया। अगर हम लोग सेव कर लेते तो आप ये देखते कि हाँ कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन जो है वो हुई थी। तो ये जो मॉडल था, तो जब भी कोई एप्लीकेशन जाती है तो वो अपने साथ उसके अंदर बहुत सारे हेडर्स लगाती है। तो उसमें एक जो हेडर होता है वो टीसीपी ट्रांसपोर्ट का होता है, और ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था कि देयर आर टू वेज, टीसीपी या यूडीपी।
अगर आपको रिलायबल चाहिए तो टीसीपी यूडीपी, और आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सी एप्लीकेशन टीसीपी यूज कर रही है और कौन सी एप्लीकेशन जो है वो यूडीपी यूज कर रही है। फिर आपको जो राउट चाहिए, जो रास्ता चाहिए, वो आईपी प्रोवाइड करती है, और जो मूवमेंट हो रही है इनटू डिफरेंट डेटा लिंक्स लाइक लैन के अंदर, कभी वैन, वो जो है वो ईथरनेट प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये तो एक पहला था जिसमें हम लोग ये एक्सप्लेन था कि प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। तो ये टीसीपी इज अ प्रोटोकॉल, और दूसरा था मॉडल। तो मॉडल जो हम लोग यूज करते हैं वो टीसीपी और यूडीपी। तो आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं इसको। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग इसको कंक्लूड